कहानी की शुरुआत मैड्रिड शहर के बीच में एक सामान्य सुबह से होती है। सड़क पर सर्जियो नाम का आदमी है जो बहुत मेहनती सेल्समैन है। वह बहुत उत्साह से अपने नए प्रोडक्ट बेचने के लिए एक ग्राहक को फोन कर रहा है। सड़क के दूसरी तरफ इजराइल नाम का एक बेघर आदमी है। पुलिस फिर से उसे सड़क पर सोने की वजह से वहां से भगा देती है। उसकी जिंदगी बहुत कठिन रही है, फिर भी वह कुछ नहीं कहता और अपनी जिंदगी चुपचाप जीता रहता है। पास की किराना दुकान में ट्रिनी नाम की एक औरत है जिसे जुए की लत है। वह घबराकर दुकानदार से कहती है कि आज का सामान उधार में उसके खाते में जोड़ दे। ट्रिनी की किस्मत हमेशा खराब रहती है, पर फिर भी उसकी उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। उसी समय एलेना नाम की एक खुशमिजाज और ऊर्जावान लड़की फोन पर बात कर रही है। वह उस लड़के के बारे में बात कर रही है जिससे उसकी ऑनलाइन मुलाकात हुई थी और अब उससे डेट पर मिलने वाली है। जब वह अपनी दोस्त को अपनी डेट के बारे में बता रही होती है, तभी अचानक उसका फोन बंद हो जाता है। फोन चार्ज करने की उम्मीद में वह पास के एक बार में कॉफी लेने जाती है। वह वहां के एक अच्छे कर्मचारी सैंडर से पूछती है कि क्या वह उसका चार्जर इस्तेमाल कर सकती है। उसी समय एलेना के पीछे एक आदमी आता है जो बहुत बीमार और कमजोर दिखाई देता है। वह आदमी जोर जोर से खांसता है और जल्दी से बाथरूम की ओर चला जाता है। बार की मालिक और सख्त स्वभाव वाली औरत अम्पारो यह देखकर नाराज हो जाती है, क्योंकि लोग अक्सर कुछ खरीदे बिना ही उसके बार के बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर बाद वही बेघर आदमी इजराइल फिर से बार में आता है। उसे पता है कि बार की मालिक एम्पारो उसे खाना जरूर देगी, इसलिए वह निडर होकर अंदर आता है और जोर जोर से बाइबल की पंक्तियां पढ़ने लगता है। उसकी तेज आवाज पूरे बार में गूंजती है, जिससे वहां बैठे ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। वहां एक चिड़चिड़ा बैंक कर्मचारी, एक थका हुआ सड़क साफ करने वाला और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर एंड्रेस भी मौजूद हैं, जो सब उसकी आवाज से परेशान हैं। सिर्फ नाचो नाम का आदमी परेशान नहीं है, क्योंकि उसने हेडफोन पहना हुआ है और अपने संगीत में इतना डूबा है कि उसके आसपास क्या हो रहा है इसका उसे एहसास ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सर्जियो और ट्रिनी दोनों बार में पहुंचते हैं। ट्रिनी बार में घुसते ही सीधा जुए वाली मशीन की ओर जाती है। वह अपनी किस्मत बदलने की आखिरी कोशिश में अपना बचा हुआ सारा पैसा जुए में लगाने को तैयार है। इस समय तक बार में बैठा बैंक क्लर्क पूरी तरह चिड़चिड़ा और परेशान हो चुका था। वह अब तक अपना नाश्ता मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वे गुस्से में बड़बड़ाते हुए बार से बाहर चला जाता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, अचानक गोली चलने की आवाज आती है और सुबह की शांति बेकार हो जाती है। गोली की आवाज सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागते हैं। उन्हें नहीं पता कि गोली कहां से चली है। बार के अंदर बैठे सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। सभी छिपने और खुद को किसी तरह बचाने की कोशिश करते हैं। नाचो, जो अब भी हेडफोन लगाया हुआ था, बाकी लोगों से थोड़ी देर बाद में उसे समझ आता है कि क्या हो रहा है। हालात और खराब हो जाते हैं जब सबको एहसास होता है कि बार के अंदर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। अब कोई भी बाहर के लोगों से संपर्क नहीं कर सकता है, यानी किसी को कॉल करके मदद नहीं मांगी जा सकती है। डर और चिंता के बावजूद सड़क साफ करने वाला आदमी हिम्मत करके बाहर जाता है ताकि देख सके कि बैंक क्लर्क को क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचता है, एक और गोली चलती है और वह भी गिर पड़ता है। यह सब देखकर अंदर मौजूद लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी घबराहट अब पूरी तरह निराशा में बदल जाती है। इजराइल अचानक पागलों की तरह जोर से हंसने लगता है और बाइबल की बातें दोहराने लगता है। उसकी आवाज से पहले से डरे हुए माहौल में और डर फैल जाता है। उसकी ऊंची आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। लोग जमीन पर झुक जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके और वे किसी तरह बच सकें। इजराइल दरवाजे की ओर बढ़ता है और कहता है कि उसे चर्च जाना है, लेकिन बार की मालकिन अम्पारो हिम्मत दिखाकर उसे रोक देती है। अम्पारो उसे शांत रहने के लिए कहती है और अगर वह यहीं रुके तो उसे और खाना मिलेगा और वह पादरी से उसकी बात भी करवा देगी। उसी समय ट्रिनी भी इजराइल को शांत करने की कोशिश करती है। वह टीवी का रिमोट उठाती है और टीवी ऑन करती है, ये सोचकर कि शायद वहां कुछ न्यूज मिले कि बाहर क्या हो रहा है। वह चाहती है कि टीवी से पता चले कि गोलीबारी क्यों हुई और बाहर की स्थिति क्या है, मगर टीवी पर जो दिखता है उसे देखकर वे और डर जाते हैं। बाहर इतनी बड़ी गोलीबारी हो चुकी है, फिर भी किसी भी न्यूज चैनल पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा था। टीवी पर न तो कोई लाइव कवरेज थी, न ब्रेकिंग न्यूज और न ही किसी तरह की चेतावनी। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर गोली चली ही न हो, जैसे सब कुछ सामान्य हो। बार में मौजूद सब लोग हैरानी और अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैड्रिड की सड़कों पर अभी अभी खून खराबा हुआ है, पर टीवी और बाकी दुनिया को जैसे कुछ पता ही नहीं। सब अनजान हैं। बार में बैठे लोगों के बीच डर और घबराहट हर गुजरते पल के साथ और बढ़ता जा रहा है। सभी लोग डरे हुए और बेचैन हैं। वे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं और हर कोई किसी न किसी चीज को पकड़े हुए हैं जिससे उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस हो सके। अचानक कुछ ऐसा होता है जो पहले से भी ज्यादा अजीब और डरावना है। ट्रिनी धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है और सावधानी से बाहर देखती है।
बाहर देखकर ट्रिनी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। कुछ मिनट पहले जो मरे हुए लोगों के शव सड़क पर पड़े थे, वे अब वहां से पूरी तरह गायब हैं। वे शव सिर्फ हटाए नहीं गए, वे ऐसे गायब हुए हैं जैसे कभी वहां थे ही नहीं। सड़क पर न खून दिखता है, न गोली के निशान, वहां कुछ भी नहीं बचा। ऐसा लगता है जैसे वहां किसी की मौत हुई ही नहीं हो। सब कुछ इस तरह साफ हो गया है मानो किसी ने पूरी घटना को मिटा दिया हो। बार के अंदर बैठे सब लोग हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं। सब सोचने लगते हैं अगर किसी ने लाशें हटाई तो उसने अंदर फंसे लोगों की जांच क्यों नहीं की। लोग सोचते हैं कि पुलिस या एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, किसी ने मदद की कोशिश क्यों नहीं की। सबको लग रहा है कि बाहर की दुनिया इस गोलीबारी को नजरअंदाज कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ लोग सामान्य बने रहने की कोशिश करते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई हल्की बातें करता है, लेकिन बार का कर्मचारी सैंडर खुद को शांत नहीं रख पाता है। वह बहुत अजीब और डरावने ख्याल सोचने और बोलने लगता है। वह कहता है शायद यह सब सपना है। फिर वह कहता है हो सकता है एलियंस ने हम सबको उठा लिया हो। वह यह भी सोचता है कि शायद यह कोई सरकारी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वह बिना रुके बहुत तेजी से बोलता है और एक पागल विचार से दूसरे पर जाता रहता है। बार की मालकिन एम्पारो अब उसकी बकवास से तंग आ चुकी थी। वह गुस्से में उसके पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज पूरे बार में गूंजती है और सैंडर आखिरकार चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद बार का माहौल फिर से शांत हो जाता है। अब सब समझते हैं कि उन्हें डरने के बजाय समझदारी से सोचना होगा। एलेना सोचकर कहती है कि शायद जिन दो लोगों को गोली लगी थी वे एक दूसरे को जानते होंगे। शायद यही वजह थी गोलीबारी की। लेकिन फिर उसे शक होता है और वह चुप हो जाती है। वह सोचती है कि एक तो सड़क साफ करने वाला था और दूसरा बैंक का कर्मचारी। इन दोनों का कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता है, इसलिए उसकी बात ठीक नहीं लगती है। सर्जियो फिर एक ऐसी बात कहता है जो सबको और डराने वाली लगती है। वह कहता है कि शायद ये हमला किसी अजनबी ने नहीं किया है। जब सर्जियो कहता है कि शायद पुलिस भी इस मामले में शामिल है, तो सब लोग हैरान और उलझन में उसकी ओर देखने लगते हैं। वह बताता है कि पुलिस या सरकार को शायद लगा हो कि बार के अंदर कोई आतंकवादी छिपा है, मगर उन्हें ये नहीं पता कि वो आतंकवादी कौन है। यही वजह है कि कोई अंदर नहीं आया और यहाँ मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। अगर सच में बम या कोई दूसरा खतरा है तो हो सकता है कि पुलिस सबको अंदर रोककर असली खतरे का पता लगाना चाहती हो। यह विचार डरावना है, लेकिन तर्क के हिसाब से सही लगता है। सब लोग अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगते हैं। हर कोई सोचने लगता है कि शायद असली आतंकवादी उन्हीं में से कोई है। तभी नाचो चोरी छिपे अपना बैग छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सर्जियो और एंड्रेस उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। दोनों दौड़कर नाचो को पकड़ लेते हैं। सैंडर बैग अपने हाथ में रखता है, लेकिन बैग को खोलता नहीं है। सैंडर घबराया हुआ और डर में है। एम्पारो आगे बढ़कर बैग उससे छीनती है और बैग को खोल देती है। बैग में सिर्फ कपड़े और एक हार्ड डिस्क होती है। नाचो कहता है कि ये सब सामान उसके काम से जुड़ा है, लेकिन लोग फिर भी उस पर शक करते रहते हैं। इससे पहले कि माहौल और खराब हो, एलेना अचानक बहुत गुस्से में आ जाती है। वह हार्ड डिस्क उठाकर जमीन पर फेंकती है और पैरों से कुचलकर उसे पूरी तरह तोड़ देती है। फिर वह सब पर चिल्लाकर कहती है कि सब लोग डरपोक बच्चों की तरह बिना वजह डर रहे हैं। वह कहती है कि ऐसा डरना किसी काम का नहीं है। अब डर की जगह गुस्सा फैल जाता है। लोगों के बीच झगड़े और शक की वजह से एकता टूट जाती है। अब असली खतरा शायद बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब लगता है कि सब शांत हो गए हैं, तभी माहौल फिर गर्म हो जाता है। अब नाचो से यह सब सहा नहीं जाता है। जब सब उस पर शक करने लगते हैं तो वह पलटकर जवाब देता है। नाचो कहता है कि सब लोग सिर्फ उसके रूप, दाढ़ी और शांत रहने की वजह से उसे दोषी मान रहे हैं। फिर वह अचानक सर्जियो की ओर ध्यान देता है। वह उंगली दिखाकर सर्जियो से पूछता है कि उसके सूटकेस में क्या है, जिसे वो शुरू से पकड़ा हुआ बैठा है। सबकी नजर अब सर्जियो के सूटकेस पर जाती है और सबको एहसास होता है कि किसी को नहीं पता उसमें क्या है। एम्पारो जल्दी से सूटकेस को पकड़ लेती है। सर्जियो सूटकेस वापस लेने दौड़ता है और सर्जियो का आदमी सैंडर बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहस झगड़े में बदल जाती है। सर्जियो अपने ही आदमी के चेहरे पर घूंसा मारता है। इसके बाद माहौल और भी खराब हो जाता है। एंड्रेस अपनी पिस्तौल निकालकर छत की ओर निशाना साधता है। वह एक गोली चलाकर सबको रुकने पर मजबूर करता है। गोली की आवाज के बाद सब सन्नाटे में आ जाते हैं। सब कुछ शांत होते ही इजराइल मौका देखकर कुछ करने की सोचता है। वह बिना झिझके सूटकेस उठाता है और कमरे के पीछे की तरफ भाग जाता है। भागते समय वह बाइबल की कोई भारी भरकम लाइन जोर से बोलता है, जैसे कोई भविष्यवाणी कर रहा हो। वह सूटकेस खोलता है। उसे लगता है कि उसमें कुछ खतरनाक या डरावना निकलेगा, लेकिन जो चीज अंदर निकलती है उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसमें सिर्फ महिलाओं के अंडरवियर हैं। वो बहुत सुंदर, रंग बिरंगे और महंगे लग रहे थे। अब पता चलता है कि सर्जियो तो असल में एक महंगा अंडरवियर बेचने वाला बिजनेसमैन है। यह देखकर पूरा कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है। इतना रहस्य, इतनी लड़ाई, और अंदर सिर्फ कपड़े निकले। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, बाथरूम से एक अजीब सी आवाज
सुनाई देती है। वो आवाज इतनी अनोखी होती है कि कोई सोच भी नहीं पाता था कि वहां से कुछ सुनाई देगा। वही बीमार आदमी जो पहले से बार में था और जिसे सब भूल चुके थे। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है, मगर एंड्रेस इंतजार नहीं करता है। वह बंदूक निकालकर दरवाजे का ताला तोड़ देता है। अंदर वह बीमार आदमी टॉयलेट पर गिरा पड़ा है। उसके कानों से खून निकल रहा था। उसके पास जमीन पर एक अजीब सा इंजेक्शन पड़ा है। वह आधा बेहोश था। उसका शरीर हिल रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। कोई उसकी मदद करे। उससे पहले ही बाहर से फिर कोई और आवाज आती है। अब आवाज बार के बाहर से आ रही थी। सब लोग खिड़की की तरफ भागते हैं ताकि देख सकें क्या हो रहा है। एक बड़ा ट्रक बार की तरफ आता दिखता है, लेकिन वो कोई एम्बुलेंस नहीं थी और न ही वो पुलिस की गाड़ी थी। उसमें कुछ लोग हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं, जैसे कोई स्पेशल फोर्स हो, किसी सरकारी टीम जैसे लग रहे थे, पर उनमें कुछ अजीब है, जैसे कुछ सही नहीं है। सब चुपचाप रहते हैं, कोई बात नहीं करता है। बार के चारों ओर पुराने टायर रखते हैं और उन पर आग लगा देते हैं। टायरों से काला धुआं उठता है और पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। अंदर बार में लगा टीवी अपने आप चालू हो जाता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखने लगती है। खबर आती है कि मैड्रिड में एक रहस्यमय आग लगी है और किसी को पता नहीं क्यों। तभी सबको सारा मामला समझ में आने लगता है। यह आग कोई हादसा नहीं है, यह दरअसल किसी चीज को छिपाने की कोशिश है। असल में सरकार कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा रही है और बार में जो भी लोग हैं वे सब उसी रहस्य से जुड़े हैं, जिन्हें खत्म या गायब करना जरूरी समझा गया है। इस दौरान वो बीमार आदमी बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वो इतना कमजोर था कि उसे खड़े रहने में भी मुश्किल हो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसे तेज बुखार या दर्द हो। वो तेज तेज सांसें लेता है और गलती से अपना मोबाइल नीचे गिरा देता है। अपनी बची खुची ताकत से वो सबकी तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, मुझे मत छूना। इसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल बेहोश या मरा हुआ जैसा दिखता है। उसके गिरते ही बार के अंदर फिर से डर और अफरा तफरी फैल जाती है, पहले से भी ज्यादा। नाचो तुरंत हरकत में आता है। वो जमीन पर गिरे फोन को उठाता है और उसमें देखने लगता है कि उसके अंदर क्या है। जो चीजें उसे फोन में दिखती हैं वो देखकर उसका दिल रुक सा जाता है, यानी वो हैरान रह जाता है। फोन में उस बीमार आदमी की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिनमें वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और बाकी तस्वीरों में कुछ लोग अजीब से सुरक्षात्मक कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कोई जैविक खतरा हो। कुछ तस्वीरों में हमें कैंप, डॉक्टरों के तंबू और ऐसा इलाका दिखाई देता है जो बीमार लोगों के अलग रहने की जगह जैसा लगता है। अब सबकी समझ में आने लगा कि असल में क्या हो रहा है। वह व्यक्ति अफ्रीका में ड्यूटी पर था। वह किसी बीमारी से संक्रमित था और जो बीमारी या संक्रमण वहां से अपने साथ वापस लेकर आया था। अब सब समझ में आने लगता है कि लॉकडाउन क्यों लगा, स्नाइपर्स क्यों मौजूद हैं और लोग रहस्यमय तरीके से क्यों गायब हो रहे हैं। यह लोग किसी आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे असल में एक बीमारी के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग बार के अंदर हैं उन्हें अब सच पता चल गया है। सब लोग खामोश हो जाते हैं। यह सच्चाई उन्हें भीतर तक हिला देती है और वे समझ जाते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। अब सबको समझ में आ गया है कि बाहर से कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा और बार से बाहर निकलने का कोई तरीका भी नहीं बचा है। दरवाजे सिर्फ ताले से बंद नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह सील कर दिए गए हैं ताकि कोई बाहर या अंदर न जा सके। कोने में बैठा इजराइल धीरे धीरे मर चुके व्यक्ति के लिए दफन से पहले की प्रार्थनाएं पढ़ने लगता है और धीरे से उसके शरीर पर कपड़े का टुकड़ा डाल देता है। यह बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इस स्थिति में यह बहुत मायने रखता है, जैसे किसी को आखिरी सम्मान देना। इसी समय नाचो और एलेना एक मोबाइल फोन उठाते हैं जिसकी बैटरी बहुत कम, यानी सिर्फ 10% रह गई थी। वे किसी को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं। नाचो एक कुर्सी पर चढ़ता है और ऊपर की ओर हाथ उठाकर मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल खोजने की कोशिश करता है। किस्मत से कॉल सच में लग जाती है। नाचो अपने किसी साथी से बात करता है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी और शांत है। सैंडर को लगता है कि नाचो सामने वाले को यह नहीं समझा पा रहा है कि स्थिति कितनी खतरनाक है, इसलिए सैंडर नाचो से फोन छीन लेता है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। वह इतना जोर से बोलता है कि उसकी आवाज फटने लगती है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह घबरा गया है या पागलपन की स्थिति में है। इसका असर उल्टा पड़ता है, यानी मदद मिलने के बजाय नुकसान होता है। कॉल उठाने वाला व्यक्ति समझता है कि यह मजाक में की गई झूठी कॉल है। फिर कॉल कट जाती है। यह देखकर नाचो बहुत गुस्सा हो जाता है। दोनों झगड़ने लगते हैं, फोन खींचतान में फंस जाते हैं और इस झगड़े में कुर्सी उनके नीचे से फिसल जाती है। वे सब गिर जाते हैं और यह दृश्य इतना अजीब होता है कि बाकी लोग हंस पड़ते हैं। जब कुर्सी गिरने की आवाज होती है तो ट्रिनी अचानक चौंक जाती है, पीछे हटती है और गलती से जुआ खेलने वाली मशीन से टकरा जाती है। जैसे ही वह मशीन से टकराती है, मशीन अपने आप चल जाती है और जैकपॉट लगने की तेज आवाज गूंज उठती है। मशीन से बहुत सारे सिक्के गिरने लगते हैं। यह देखकर इजराइल की आंखों में लालच या उत्साह की चमक आ जाती है।
वह बिना कुछ सोचे घुटनों के बल झुककर जमीन पर गिरते सिक्के उठाने लगता है और खुद से कुछ बड़बड़ाता है, जैसे उसे लगता हो कि ये सिक्के भगवान की ओर से कोई खास निशानी है। जब सब लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं तो वहां का माहौल और ज्यादा डरावना और तनाव से भरा हो जाता है। एंड्रेस आगे आता है और कहता है कि अब अगली बार फोन वह इस्तेमाल करेगा, लेकिन एम्पारो उसे मना कर देती है। एम्पारो सबको याद दिलाती है कि यह फोन उस बीमार संक्रमित आदमी का है। वह समझाती है कि अगर कोई इस फोन को छुएगा या इस्तेमाल करेगा तो वह बीमारी के और ज्यादा नजदीक आ सकता है। वह सख्ती से कहती है कि जिसने भी उस मरे हुए व्यक्ति के शरीर को छुआ है वो अब बाकियों से दूरी बनाए रखे। एंड्रेस और सर्जियो उसकी बात मान लेते हैं, सिर हिलाते हैं और जल्दी से वहां से दूर हट जाते हैं। लोग बार के काउंटर के पीछे चले जाते हैं और वहां जो भी सामान मिलता है जैसे कुर्सियां, टेबल, लकड़ी, उसे इकट्ठा करके एक अस्थायी बैरिकेड बनाने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे इससे सुरक्षित रहेंगे। एलेना उन सबको समझाने की कोशिश करती है। वह उन्हें समझाती है कि सभी लोग पहले से ही एक ही हवा में सांस ले चुके हैं और एक ही चीजों को छू चुके हैं, तो अब दूर रहने से कोई फायदा नहीं होगा। पर वे तीनों डर के मारे उसकी बात नहीं मानते हैं। डर ने उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। वे अब तर्क नहीं बल्कि घबराहट से सोच रहे हैं। अब माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया है। सब बहुत डर और गुस्से में हैं। अचानक एंड्रेस अपनी जेब से बंदूक निकालता है। उसके हाथ कांप रहे हैं और वह उसे सबकी तरफ तान देता है। वह गुस्से में कहता है कि जिसने भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को छुआ है उसे अब नीचे जाकर उस लाश को अपने साथ ले जाना चाहिए। नाचो विरोध करता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा, लेकिन एंड्रेस उसकी बात नहीं सुनता है। वह डराने के लिए जुआ वाली मशीन पर गोली चला देता है। मशीन से ढेर सारे सिक्के बाहर निकलने लगते हैं और इस आवाज से सभी लोग डर कर उछल पड़ते हैं। अब किसी को भी शक नहीं रह जाता कि एंड्रियास सच में गोली चला सकता है। सबको उसकी गंभीरता समझ में आ जाती है। इजराइल हमेशा की तरह इस हालात पर बहुत देर से प्रतिक्रिया देता है। वह बाकी सबकी तरह तुरंत नहीं समझ पाता है। वह जमीन पर गिरे सिक्के अपनी जेब में भरने और बाइबल की पंक्तियां पढ़ने में इतना मग्न है कि उधर ध्यान नहीं देता है। पर एम्पारो जानती है कि उसे किसी चीज के लिए कैसे मनाया जा सकता है। एम्पारो 2 शराब की बोतलें उठाकर उसे कहती है कि अगर वह उनकी मदद करेगा तो ये बोतलें उसे इनाम में मिलेंगी। बस इतना कहने से ही इजराइल मान जाता है। वह तुरंत उठ खड़ा होता है और फिर सब लोग इधर उधर अलग अलग दिशा में काम करने लगते हैं, यानी समूह बिखर जाता है। अब सब लोग एक गंदे स्टोर रूम में इकट्ठा होते हैं। वे शांत रहने की कोशिश करते हैं पर जल्दी ही हालात फिर बिगड़ जाते हैं। ट्रिनी को सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि बंद जगह से उसका डर तेज हो जाता है। वह घबराकर दरवाजा पीटती है और जोर से मदद मांगती है। डर के मारे वो कांच की बोतलों वाला बॉक्स गिरा देती है। बोतलें टूटती हैं मगर जमीन पर कोई तरल नहीं दिखता, यानी वे खाली थीं। तभी नाचो को कुछ गलत और अलग सा महसूस होता है। वह नीचे झुककर एक छोटा छेद देखता है। वो नाली या सीवर जैसा लगता है जो छिपा हुआ था। सब लोग उसके ऊपर से कूड़ा कचरा हटाते हैं और देखते हैं कि वो धातु के ढक्कन से ढका है। जब वे ढक्कन खोलते हैं तो पता चलता है कि वो सीधे शहर के सीवर में जाता है। वह सुरंग बहुत अलग जरूर है पर बहुत गहरी नहीं थी, इसलिए शायद यही उनका बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। इजराइल बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। वह कपड़े उतारकर अपने शरीर पर तेल लगाता है ताकि सुरंग में आसानी से फिसलकर नीचे जा सके और फिर सुरंग में उतरने लगता है। वह अपना सिक्कों वाला बैग भी एक तरफ रख देता है जो दिखाता है कि वह पहली बार कुछ दूसरों के लिए छोड़ रहा है। पहली बार उसने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समूह के लिए त्याग किया है। बाकी लोग उसे नीचे धकेलकर अंदर जाने में मदद करते हैं। कुछ ही पलों में सबको समझ आता है कि सुरंग बहुत संकरी है और इजराइल उसमें अटक गया है। फिर अचानक कोई नई आवाज सुनाई देती है। धीमी पर साफ साफ गोलियों की आवाजें सुनते हैं। वो आवाजें बार के ऊपर की मंजिल से आ रही थी, मतलब कोई सशस्त्र लोग बार में घुस चुके हैं। सब डर से शोक हो जाते हैं। गोलियां लगातार चल रही हैं, यानी यह कोई आकस्मिक हमला नहीं बल्कि योजना के तहत था। अम्पारो, एंड्रेस और सर्जियो पर गोलियां चलती हैं और वे मारे जाते हैं। इसके बाद कमरे के अंदर से धुआं उठने लगता है। उनके ऊपर आग इसलिए लगाई गई है कि बीमारी फैलने से रोकी जा सके, यानी इमारत को सैनिटाइजर करने के लिए, न कि उसे जलाने के लिए। कमरे का तापमान बढ़ने लगता है और धुआं इतना घना हो जाता है कि कुछ दिखता नहीं है। धुएं के कारण सांस लेना भी कठिन हो जाता है। निराश होकर एलेना, नाचो और सेंडर इजराइल को खींचने लगते हैं ताकि सीवर का ढक्कन खुल जाए और ताजी हवा अंदर आ सके। ठीक उसी वक्त ट्रिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, शायद डर या दम घुटने की वजह से। ट्रिनी दरवाजे पर खुद को पटक कर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे की धातु बहुत गर्म होकर जल रही होती है। दरवाजे को छूते ही उसके हाथ गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। एलेना और नाचो के पास इलाज का और कोई साधन नहीं होता है, इसलिए वे उसके जले हुए हाथों पर तेल लगाकर टॉयलेट पेपर से बांध देते हैं। यह तरीका देखने में खराब और ज्यादा असरदार नहीं है, लेकिन उनके पास यही करने लायक विकल्प है। कुछ देर बाद ऊपर से आने वाली आवाजें धीरे धीरे थम जाती हैं। अब न गोलियों की आवाज है, न चीखें, सिर्फ सन्नाटा
और घना धुआं फैला हुआ है। नाचो झाड़ू से धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और जो दृश्य उसे दिखता है वह बहुत डरावना होता है। पूरा बार जलकर काला पड़ चुका है, सब कुछ नष्ट हो गया है और जैसे पहले हुआ था सभी लाशें गायब हैं। झगड़े या हमले का कोई सबूत या निशान नहीं बचा है। अंदर की तरफ खिड़कियां और दरवाजे मोटे अपारदर्शी टेप से बंद किए गए हैं। जिसने यह सब किया है वह चाहता है कि बाहर का कोई व्यक्ति असली सच्चाई न देख पाए। सब लोग बहुत ध्यान से डरते हुए बाहर कदम रखते हैं। नाचो नीचे देखता है और उसे एंड्रेस की बंदूक पड़ी मिलती है। बिना झिझक के वह बंदूक उठा लेता है और अपनी कमर में रख लेता है। बंदूक अभी भी गर्म है और उसकी त्वचा को जला रही है, फिर भी वह उसे पकड़े रखता है क्योंकि अब यह बात सिर्फ जान बचाने तक सीमित नहीं है। उसे यह पता लगाना है कि उनका असली दुश्मन या खतरा कौन है। जब सब समझ जाते हैं कि कितनी बर्बादी हुई है, ट्रिनी धीरे से कहती है कि उन्हें बाहर जाकर मदद मांगनी चाहिए। यह इंसान की सबसे सामान्य प्रवृत्ति है, मुश्किल में मदद मांगना, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोकता है। नाचो कहता है कि जो कुछ उन्होंने देखा है उसे याद रखो। जब भी कोई बाहर जाने की कोशिश करता है उसे बिना कुछ कहे गोली मार दी जाती है। अगर किसी को पता चल गया कि वे जिंदा हैं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। साथ ही अभी तक उनमें से किसी को बीमारी के लक्षण नहीं हुए हैं, न बुखार न कमजोरी। वे सोचते हैं कि अगर वे थोड़ी देर छिपे रहें तो यह डरावनी स्थिति खत्म हो सकती है। नाचो को लगता है कि स्टोर रूम में रहना ही फिलहाल सबसे सुरक्षित तरीका है। वहां खाने पीने की व्यवस्था है जिससे वे कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं। तभी सन्नाटा टूटता है। बीमार आदमी के फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आती है। फोन पर एक साथ कई संदेश आने लगते हैं। एलेना फोन उठाती है और देखती है कि कोई व्यक्ति उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वे संदेश उसके दोस्त के हैं जो पूछ रहा है कि क्या वह ठीक है। दोस्त बताता है कि उसे कई दिनों से बुखार है और कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में वह आदमी गलती से बार में नहीं आया था। वह एक बाथरूम खोज रहा था ताकि वहां अकेले में खुद को इंजेक्शन दे सके। उसने एक प्रयोग वाला सीरम चुराया था और खुद पर लगाया था, लेकिन तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। बीमारी तो उस पर काबू पा चुकी थी, पर बाकी लोग ठीक हैं जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, यानी सीरम शायद उन्हें बचा सके। उसी वक्त फोन पर कॉल आती है। वही व्यक्ति कॉल कर रहा होता है जिसने संदेश भेजे थे, मगर नाचो डर जाता है। सोचता है कि यह शायद कोई चाल हो जिससे उनका पता लगाया जा सके। वह कुछ देर तक कॉल नहीं उठाता और इंतजार करता है। फिर फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। सैंडर तुरंत ऊपर जाकर फोन चार्जर खोजने लगता है। इस दौरान एलेना को याद आता है कि संदेशों में लिखा था 4 डोज बची हैं। वे जल्दी से बार की तलाशी लेने लगते हैं। पहले उस बीमार आदमी के शरीर को देखते हैं पर वहां कुछ नहीं मिलता है। फिर बाथरूम जाते हैं जहां वह आखिरी बार गया था, पर उससे पहले इजराइल वहां पहुंच जाता है। वह एक छुपे हुए बॉक्स को खोलता है जिसमें 4 सिरिंजें रखी हैं, मतलब 4 डोज। वह कुछ देर सिरिंजों को देखता है और फिर उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आती है। वह खुश होकर गुनगुनाने लगता है। अब उसे लगता है कि वह सब पर हावी है क्योंकि 5 लोग हैं और 4 इंजेक्शन। बाकी लोग आकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बहस शुरू कर देते हैं कि इंजेक्शन किसे मिलना चाहिए। वे किसी निष्पक्ष तरीके पर सहमत नहीं हो पाते, पर इजराइल इंतजार नहीं करता है। वह तुरंत एक इंजेक्शन खुद को लगा देता है। वह किसी और पर भरोसा नहीं करता है क्योंकि वह खुद समाज से बाहर निकाला गया और बेघर व्यक्ति है। अब सिर्फ 3 इंजेक्शन बचे हैं और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। नाचो गुस्से में बंदूक निकालता है क्योंकि वह अब इस झगड़े और लालच से परेशान है और सब खत्म करना चाहता है। मगर एलेना उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर गोली चली तो बाहर की पुलिस यहां आ जाएगी और सबको पकड़ लेगी। नाचो उस पर झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है, पर इजराइल ताकतवर होकर उस पर हावी हो जाता है। वह जोरदार पलटवार कर नाचो से बंदूक छीन लेता है। अब सारा नियंत्रण उसी के पास है। तभी सेंडर मौका देखकर सिरिंज लेने की कोशिश करता है, पर इजराइल तुरंत झटके से वार करता है और उसे गिरा देता है। सिरिंजों वाला बॉक्स सेंडर के हाथ से फिसलकर नाली में गिर जाता है। सब रुक जाते हैं। फिर ट्रिनी तेजी से दौड़ती है। उसके हाथ अब भी पट्टियों से बंधे हुए हैं। वह डिब्बा पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं कि उसे थाम सके। डिब्बा उसके हाथ से निकलकर नाली में गायब हो जाता है। सब घबरा जाते हैं। तय होता है कि किसी को नाली में उतरना होगा, कोई छोटा और दुबला व्यक्ति को। सब एलेना को देखने लगते हैं और वह बिना कुछ बोले कपड़े उतारने लगती है। वह अपने शरीर पर तेल लगाती है ताकि फिसलन बढ़े और शरीर को चोट न लगे। फिर वह खुद को उस पतली सीवर पाइप में नीचे धकेलती है जो बेहद दर्दनाक होता है। पाइप की खुरदरी दीवार उसकी त्वचा को घिसती है और खून निकल आता है, पर वह रुकती नहीं है। आखिर में वह नीचे कीचड़ भरे पानी में गिरती है और डिब्बा पकड़ लेती है। सिरिंज अब भी सलामत हैं।
ऊपर से नाचो एक रस्सी नीचे फेंकता है ताकि एलेना उस पर डिब्बा बांध सके, लेकिन एलेना ठहर जाती है। उसने देख लिया है कि बाकी लोग कैसे बदल गए हैं, कैसे लालची और हिंसक हो गए हैं। ताकत और नियंत्रण की चाह कैसे इंसानों को बदल देती है। उसे एहसास हो गया कि अगर वह सिरिंज किसी और को दे देगी तो बाकी लोग सब कुछ खुद ले लेंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे। इसलिए वह खुद एक निर्णय लेती है। वह सिरिंजों को छिपा देती है ताकि कोई और उन्हें न पा सके। वह खुद को इंजेक्शन नहीं लगाती है। वह खुद इंसानियत बनाए रखना चाहती है, किसी लालच में नहीं आना चाहती है। और अगर बाकी लोग बराबरी की बात करते हैं तो उन्हें खुद नीचे आकर उसका सामना करना पड़ेगा, एक समान स्तर पर, बिना किसी ऊंच नीच के। जैसे जैसे वह सुरंग में और अंदर बढ़ती है, ऊपर बाकी लोग लोहे के पाइप से नाले का छेद बड़ा करने लगते हैं ताकि नीचे उतर सकें। कई संकरे मोड़ पार करने के बाद एलेना को एक और रास्ता दिखता है जो तूफानी पानी की नाली की तरफ जाता है। वह उस रास्ते से ऊपर झांक कर देखती है कि सड़क पर पुलिस और सरकारी एजेंटों की भीड़ है। वे क्षेत्र को साफ कर रहे हैं और मृत शरीरों को उठा रहे हैं और पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। वह तुरंत मुड़ती है और समय रहते वापस चली जाती है ताकि पकड़ी न जाए। बाकी लोग अब सीवर में उतर रहे हैं। सब मिलकर ट्रिनी को नीचे आने में मदद कर रहे हैं, लेकिन वह डर और घबराहट में है। ट्रिनी फिसल जाती है और दूसरों को भी अपने साथ खींच लेती है, जिससे सब नीचे गंदे पानी में गिर जाते हैं। सैंडर और ट्रिनी मुश्किल से उठ खड़े होते हैं, लेकिन नाचो मौके का फायदा उठाकर इजराइल पर बंदूक छीनने के लिए हमला करता है। पूरा नाला अफरा तफरी और कीचड़ में बदल जाता है। दोनों गंदे पानी में एक दूसरे से लड़ते हैं। आसपास हल्की चीखें और पानी के छपाकों की आवाजें गूंजती हैं। अचानक सुरंगों में गोलियां चलने की तेज आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ सेकंड बाद नाचो ऊपर आता है, हाँफ रहा होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। वह दावा करता है कि इजराइल ने ही गोली चलाई थी, और जब नाचो ने बंदूक छीनी तो वह नीचे गायब हो गया। पर बाकी लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। अब उसकी आंखें डरी और अंधेरी लगती हैं। उसका चेहरा तनाव में है और उसके हाथ कांप रहे थे। सभी को महसूस होता है कि नाचो के अंदर कुछ बदल गया है, जैसे अब वह पहले जैसा नहीं रहा है। यह देखकर एलेना, जो अब थक चुकी है और इस हिंसा से परेशान है, नाचो से कहती है कि बंदूक छोड़ दे। वह उसे सिरिंजें दे देगी, लेकिन नाचो मना कर देता है क्योंकि वह बंदूक नहीं छोड़ना चाहता है। उल्टा वह सैंडर पर बंदूक तान देता है और एलेना को धमकाता है कि अगर उसने छिपी सिरिंजें नहीं बताई तो वह सैंडर को मार देगा। मजबूरी में एलेना उसकी बात मान लेती है। वह सबको अंधेरी सुरंगों में ले जाती है, उस जगह पर जहां सिरिंजें छिपी हुई थीं। चलते समय ट्रिनी चुपके से इजराइल का सिक्कों वाला बैग उठा लेती है और रास्ते में पीछे सिक्के गिराने लगते हैं। वह यह इसलिए करती है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उसी रास्ते से वापस लौट सके। जितना वे अंदर जाते हैं, रास्ता उतना ही ज्यादा परेशान करने वाला और अंधेरा होता जाता है। अचानक फिर अफरा तफरी मच जाती है। ट्रिनी चिल्लाकर कहती है कि सैंडर ने उसे धक्का दिया है। गुस्से में वह सैंडर को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। वह ऐसे चिल्लाती है मानो जैसे मदद कर रही हो, लेकिन असल में सैंडर को पकड़ नहीं पाती हैं, बल्कि वह सैंडर का सिर पानी में दबा देती है। वह तब तक सिर दबाए रखती है जब तक वह हिलना डुलना बंद नहीं कर देता है। अंधेरे के कारण कोई नहीं देख पाता कि ट्रिनी ने क्या किया है। यह सबको बस एक और हादसा लगता है, लेकिन ट्रिनी अब सिर्फ डर से ऐसा नहीं कर रही है। वह बहुत सोच समझकर काम कर रही है। अब वह चालाकी से खुद अपनी योजना बना रही है। अचानक एक गोली अंधेरे में चलती है। नाचो अंधेरे में गोली चलाता है, जिससे चमक से कुछ पल के लिए सुरंग में उजाला हो जाता है। उसे ट्रिनी थोड़ी देर के लिए दिखती है। वह झट से पानी में कूद पड़ता है, शायद सैंडर को बचाने के लिए। माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है जब वे एक छोटी सी सुरंग में पहुंचते हैं जहां दूर से हल्की रोशनी आती है। नाचो बंदूक तानकर ट्रिनी पर काबू पाने की कोशिश करता है, पर वह गोली नहीं चला पाता है। ट्रिनी शांत रहती है और उससे दूर हट जाती है। वह कहती है कि उसे पसंद नहीं कि लोग उसे देखें। वह नाचो की बंदूक छीनकर एक कोने में चली जाती है। वह खुद अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती है। इस दौरान बाकी लोगों को सिरिंजें मिल जाती हैं। वे उन्हें आपस में बांट लेते हैं, यह सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी उन्हें कोई अजीब आवाज आती है। सिक्कों की झंकार और लुढ़कने की आवाज सुनाई देती है। वे उस दिशा में जाते हैं और ट्रिनी को मरा हुआ देखकर डर जाते हैं। उसकी आंखों पर सिक्के रखे हुए हैं, जैसे कोई अजीब सा संकेत या संदेश हो, पर यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि कोई योजना लगती है। जब सब सदमे में खड़े रहते हैं, तभी इजराइल अंधेरे से निकलकर सैंडर को मार देता है। फिर एलेना और नाचो भागते हैं और इजराइल उनका पीछा करता है। उन्हें एक सीढ़ी दिखती है जो ऊपर जमीन तक जाती है, यानी बाहर निकलने का रास्ता। जैसे ही वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर से कोई हादसा हो जाता है। एलेना फिसलती है और उसका इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। नाचो कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल एलेना को पकड़ लेता है।
कोई और उपाय न देखकर नाचो बहुत कठिन फैसला करता है। वह अपनी सीरिंज एलेना को देता है और सीढ़ी की पकड़ छोड़ देता है। वह और इजराइल नीचे गहरे अंधेरे में गिर जाते हैं। एलेना रोती है लेकिन हिम्मत से खुद को इंजेक्शन लगाती है। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर के लोहे के ढक्कन को धकेलती है। ढक्कन फंसा होता है पर वह हार नहीं मानती है। आखिर में ढक्कन खुल जाता है। वह खुद को बाहर खींच लेती है और दिन की रोशनी में आती है, पर जो आजादी उसे मिलती है वह वैसी नहीं होती जैसी उसने चाही थी। अब वह क्वारंटीन जोन के बाहर है, अजनबी लोगों से घिरी हुई है। वे लोग उसके मैले कपड़े और थकी आंखें देखकर उसे घूरते हैं। एक आदमी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एक औरत उसे जैकेट देती है, मगर एलेना उसे ठीक से देख भी नहीं पाती है। अंत में वह धीरे धीरे चलती है जैसे किसी नींद या सपने में हो। उसे यह भी एहसास नहीं है कि वह उस आदमी के पास से गुजर रही है जिससे डेट पर मिलना था। वह एक बार उसका नाम पुकारता है लेकिन फिर भी वह कोई जवाब नहीं देती है। एलेना अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसके ऊपर उन सब का बोझ है जिनसे वह अभी अभी गुजरी है और वहां से बच के निकल आई है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।